नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो आज का जो कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज नंबर 4.3 का होने वाला है। क्योंकि अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो पिछले 4 क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ी हैं हमने, वो चीज़ें आज उसके आगे की होंगी। आज जो चीज़ें हैं वो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो चीज़ें होंगी, जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बनते हैं उसके बेस्ड जो अभी तक पढ़ा है वही आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्या टेक्निक्स लगानी है, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। हम उम्मीद ये करते हैं कि जो भी चीज़ें अभी तक आपको पढ़ाई गई हैं वे सब आपने घर पे एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। क्योंकि हम यह बात आपसे लगभग रोज़ कहते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपका बेनिफिट है। आप सभी बच्चे इस चैप्टर को करने के लिए ग्राफ की कॉपी खरीद लीजिए। 10-20 रुपए की कॉपी आती है ग्राफ की, वो कॉपी खरीद लीजिए। एक शार्प पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए, इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि आराम से, बहुत आसानी से ग्राफ को बना पाएंगे। ग्राफ जितना ही नीट एंड क्लीन होगा, जितना ही क्लियर होगा, मार्क्स हमको उतने ही अच्छे मिलेंगे। यानी कि जितना साफ हम काम करेंगे एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करके उतने ही अच्छे हमको नंबर दे देंगे। तो एक्सरसाइज जो 4.3 है, 4.3 की बात कर रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन यही है कि ग्राफ बनाना हम लोगों को। तो ग्राफ बनाया कैसे जाए। हम हालांकि ग्राफ के बारे में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा चुके हैं और हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों को वो सारा कुछ समझ में आ भी गया होगा। तो आज की जो क्लास में चीज़ें समझनी है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.3। एक्सरसाइज नंबर 4.3 पढ़ेंगे आज, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि इसका डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। और जो 4.3 एक्सरसाइज है इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, शायद ऊपर की चीज़ें आ नहीं रही हैं स्क्रीन पे। एक्सरसाइज नंबर 4.3 है ना। तो इसमें जो चीज़ हम लोग लेकर के आएंगे वो कॉन्सेप्ट्स होंगे, ग्राफ पे भी बेस्ड होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यही क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी की किताब खोल लीजिए, लिखा हुआ आपको मिलेगा, वही क्वेश्चन आप वहाँ से पढ़ते जाइएगा। तो मेरे साथ साथ किताब आप खोल के बैठा करें कॉपी लेकर के, ताकि आपको काम अच्छा समझ में आए। तो पहली इक्वेशन है x + y = 4, है ना। पहली इक्वेशन है x + y = 4। अगर बेटा x + y = 4 है, अगर x + y = 4 है, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि हमको इसका ग्राफ बनाना है, और ग्राफ कैसे बनाना है ये हम सबको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे से मालूम है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में यहाँ x लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं y। अब क्या होगा, x और y लिख देने के बाद अब ये होगा कि हम यहाँ पर वैल्यू अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूट, पहले ऐसा करो, इस इक्वेशन को ऐसे करके लिख लो 4 - y। क्या हम ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं, x = 4 - y, या फिर आप y = 4 - x भी लिख सकते हैं, तो कोई मैटर नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब हम अपनी मर्जी से x की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x = 4 - 0, यानी कि x = कितना बनेगा, ये फाइनल x = कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं। अब हम x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 - 1 यानी कि 3। जब हम 1 डालते हैं तो ये 3 हो जाता है। अब अगर हम y की जगह कितना 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कर दिया भाई 2 सब्स्टिट्यूट, तो 4 - 2 यानी कि कितना होता है, 2 होता है। यानी कि जब हमने 2 डाला y की वैल्यू को तो x की हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो ये सब रफ वर्क होता है, ठीक है। इसकी हमें कहीं कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको डायरेक्ट ही आना चाहिए। अगर आप दिखाना भी चाहते हो रफ वर्क तो अपनी कॉपी के साइड में मार्जिन बना करके वहाँ पर शो कर सकते हो। अब ग्राफ कैसे बनाओगे, आपके हाथ में एक ग्राफ कॉपी है, आप क्या करोगे, ये बना लोगे ऐसे करके, ठीक है। x और ये क्या है, y, इधर क्या है x' और इधर क्या है y'। चलो भाई बनाते हैं ग्राफ। कोऑर्डिनेट्स 4, 0, तो x पे कितना चले 1 2 3 4 5, ऐसे करके हम बना सकते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे चलता रहेगा ये, है ना प्यारे बच्चों। तो x कोऑर्डिनेट क्या, 4, 0, 1 2 3 4 और 4, 0 माने ये पॉइंट हो गया, क्या हो गया इसका नाम, 4, 0 हो गया। 3, 1 x पे कितना चले 3, y पे कितना चले 1, तो x पे 3, y पे 1, पॉइंट कहाँ मिलेगा हमको बेटा, यहाँ पे मिल जाएगा। इसका नाम है 3, 1। फिर कितना है 2, 2, x पे कितना चले 2 और y पे कितना चले 2, तो जो पॉइंट मिलने वाला है वो यहाँ पे मिलेगा 2, 2। ठीक है, मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स को यहाँ मेंशन कर दिया।
अब क्या करोगे आप, अब मैंने आपसे पहले भी कहा था ये जो पॉइंट्स है ना, कोऑर्डिनेट जरूर लिख देना, 4,0 था। अब क्या करोगे, ये एक ये मिला, एक ये मिला, 3 पॉइंट मिले, तो उनको जब मिलाते हुए लाइन बनाओगे, ये हम पहले ही बता चुके कि स्ट्रेट लाइन मिलती है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ है दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मिल गई हमको। ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन से मिली, x + y = 4। इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी ये इक्वेशन एक बार लिख दीजिएगा और ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। हम यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं लिखते हैं, आप लोग अपनी ग्राफ कॉपी में 1 2 3 4 को भी वहाँ पे मेंशन कीजिएगा, 1 2 3 4 भी लिख करके वहाँ दिखाइएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए अब आप, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और बल्कि मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ग्राफ कॉपी पे इसको बना लीजिए। ग्राफ कॉपी पे बना लेने से बेनिफिट ये हो जाएगा कि फिर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं रहेगी, एक बार में क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ साथ बनाते चलिएगा। क्वेश्चन है x - y = 2, सेकेंड पार्ट है x - y = 2, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे नहीं, ये बहुत आसान है। जैसे हमने ये किया है सेम टू सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है, ये बहुत आसान है। तो ये आपके लिए है, मैं लिख दे रहा हूँ डू योर सेल्फ, ठीक है। आपको ये खुद से करना है, डू योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने के लायक कुछ है ऐसा। जैसे अगर आपने ये समझ लिया है तो फिर आप उसका ग्राफ बनाइए, और उसका ग्राफ जब आप बनाएंगे तो उसके आंसर को मैच करने के लिए पीछे आंसर शीट दी गई है, आप उस आंसर शीट से मैच कर लीजिए। y = 3x, इसका थर्ड पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सेकंड बहुत आसान था इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। y = 3x है ना, वो टाइम वेस्टिंग समझिए आप उसको। y = 3x का ग्राफ कैसे बने, ये कुछ नई फॉर्मेट है, तो नई फॉर्मेट है तो हम बता देते हैं आपको। ऐसे करके एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग, और इस बॉक्स में क्या कर रहे होंगे, ऐसे ये करके बना देंगे, और जब ये बना देंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। यही तो लिखा करते थे x और y, लिख देंगे x और y आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपनी मर्जी से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें तो तुम्हें ये भी नहीं करना पड़ा कि एक चीज़ को ट्रांसफ़र करें उधर या क्या करें, कुछ भी नहीं करना पड़ा, है ना। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ही आपका काम बना बनाया तैयार था, फिर कोई मेहनत भी नहीं ज़्यादा लगी इसमें। तो अब आपने क्या किया, y और x y = 3x लिखा हुआ था, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x की जगह 0 डाल दिए, तो 3 × 0 तो y कितना हो गया, 0 हो गया, बस बात खत्म। यानी x भी 0 और y भी 0, दोनों चीज़ें कितनी हो गई, 0 हो गई। अब अगर हम x की जगह 1 डालते हैं तो y कितना हो जाता है, देखो भाई डाल के देखो, 1 डालोगे 3 बन जाए 3, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y कितना हो गया, 3 हो गया। अगर हम x की जगह 2 डालते हैं तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई। अब सुनो ध्यान से, ग्राफ कैसे बने, ठीक है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, या कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा आपको। ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ x' लिख दिया, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, y' लिख दिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ज़रा ध्यान से। तो x पहला कोऑर्डिनेट 0,0 है, जानते हो यहीं पे मिलेगा 0,0, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी नंबर मिलते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर मिलते जाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही पीछे की तरफ भी मिलेंगे, और ऐसे ही हमको नंबर्स नीचे की तरफ भी मिलेंगे। तो 0,0 ये हो गया, 1,3x पे 1 y पे 3 ये हो गया, ठीक है। 1,3 इसको क्या कहोगे, 1,3 इसको क्या कहोगे, 0,0 कह दोगे। ये कितना है, 2,6 है, x पे 2 और y पे 6, देखो 2 और 6 कहाँ आएगा, 3 3 6 यहाँ कहीं आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे 2,6 लिख दो, 2,6, ठीक है। तो 2,6 हमने क्या कर दिया, यहाँ बना दिया। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर जो लाइन मिलेगी वो ऐसी कहीं जा रही होगी, इस प्रकार से, क्योंकि फिर से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली। और ये तो हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये किस इक्वेशन से मिली, y = 3x से मिली। तो y = 3x का ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है ना। ये क्लियर है सबको कि y = 3x का ग्राफ ऐसा होगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न लगे तो बताइएगा मुझे। इस प्रकार से आपका ये ग्राफ बन करके तैयार हो गया। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 4th क्वेश्चन जो है वो भी अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, बट स्टिल
मैं एक काम करता हूँ, आपको समझाने के लिए करके दिखा देता हूँ। आप ये वाला इतना काम जो है वो नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, और नोट करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि इसका 3rd पार्ट और दिया गया है, वो 3rd पार्ट करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी को खोल करके रख लिया करो बेटा, ताकि आपको ये देखने को मिलता रहे कि जो क्वेश्चन हम यहाँ लगा रहे हैं वो एनसीईआरटी का ही है। कहीं कोई चीज़ मिस हो रही है तो आप वहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या है 3 = 2x + y। जो 4th पार्ट है इसका वो है 3 = क्या है मेरे भाई 2x + y। 3 = 2x + y। अगर 3 = 2x + y हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 2x को इधर ले आएँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं y = 3 - 2x। कहीं कोई प्रॉब्लम है? बोलो भाई, 2x को हम उस तरफ ट्रांसपोर्ट करके ले गए, और 3 - 2x = y है, तो हम इसको y = 3 - 2x भी तो लिख सकते हैं। देखो ऐसा क्यों कह सकते हैं, समझना जरा। अगर हम x = y कह सकते हैं तो हम y = x भी तो कह सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा LHS, पूरा का पूरा RHS इधर उधर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही हमने किया, y को इस तरफ ले गए और 3 - 2x को इस तरफ ले आए। तो इतना हमने जब कर लिया तो अब क्या होने वाला होगा बेटा, वही वाली कहानी, बॉक्स बनाने वाली। तो बॉक्स कैसे बनेगा, ऐसे बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना गलती ना हो जाए बस कैलकुलेशन में, ये ध्यान रखना। और कैलकुलेशन करते वक्त भी आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, ये सारी बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं इन द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जब हमने ग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया था आपको, तभी हमने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था कि हम ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे वेरिएबल की जिसकी वजह से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैसी हो जाए, नेगेटिव हो, मतलब ऐसी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए जो हम ढूंढ ना पा रहे हों, या फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी सभी वैल्यू जो हैं वो कैसी हैं, एक्सेप्टेबल वैल्यू हैं। बेसिकली होता कि एक्सेप्टेबल तो सब होती हैं, बट कुछ वैल्यू ऐसी होती है जिनको ढूंढ नहीं पाते हैं ग्राफ पे, तो वो ढूंढ ना पाने की वजह से बचने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू 0 डालेंगे। तो देखो जैसे ही 0 डालोगे तो 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0, ये 0 बन जाएगा। तो 3 - 0 यानी कि 3 हो जाएगा। यानी x अगर हम 0 डाल दें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर समझो, x की जगह अगर हमने 0 डाल दिया तो 0 × 2 0, और 3 - 0 कितना होता है, ये दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। तो 3 - 0 कितना होगा, 3 रह जाएगा। चलो अब हम 1 डाल देते हैं, 1 डालते हैं तो 2 बन जाए 2, तो 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है। अब अगर हम कितना डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं तो क्या होता है, 2 × 2 = 4, यानी कि 3 - 4 तो कितना हो गया, ये -1 हो गया। समझ में आ गया? ऐसे करके छोटी सॉरी, तो अगर हम कोई भी छोटी वैल्यू डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं डालना पसंद करेंगे जिसकी वजह से हमारा काम सब गड़बड़ हो जाए, है ना। ये सब वही है, x एक्सिस y एक्सिस तुमने पहले से ही पढ़ रखा है, सारी चीज़ें तुम्हें पहले से मालूम है। ग्राफ पे जब तुम बनाओगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होगा, और ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रखो, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेंसिल शार्प नहीं होगी तो जो चीज़ तुम बनाओगे वो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि लाइन इतनी मोटी हो रही, बच्चे के काम में एक्यूरेसी नहीं है। और यहाँ एक्यूरेसी का ही सब खेल है, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो फिर आपका ग्राफ बेकार। अब क्या किया आपने, 0,3 था तो 0,3 कहाँ आएगा, 0 ये है और 3 बना लो, 1 2 3 4 5, आपकी मर्जी है, आप और आगे तक लिख सकते हो, बट मुझे यहाँ दिखता है कि इससे ज़्यादा नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और हम तो एक अंदाज़ा लेकर के ये डॉट बनाते हैं कि बराबर बराबर दूरी हो, बट आपके ग्राफ पेपर में तो ऑलरेडी लाइंस बनी हुई हैं, तो आपको तो मेहनत ही नहीं करनी है ना भाई, मेहनत तो हमें करनी पड़ रही है ग्राफ पे सही से पॉइंट बनाने में। 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3, ये थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, इसको पास कर दें, -3 -4 -5, ठीक है। तो 0,3, तो x पे 0 और y पे 3, ये रहा 0,3, लिख दो 0,3, ये आ गया अपना 0,3, ठीक है। फिर उसके बाद 1,1, 1,1 बेटा कहाँ है, ये है 1,1, फिर कितना है 2,-1, x पे 2 y पे -1, तो 2,-1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 2,-1। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो चीज़ें पढ़ी थी कि कहाँ कौन सा पॉइंट होता है, अब उसका बड़ा यूज़ हो रहा है। देखो सब चीज़ें अब हमारे बड़े काम में आ रही हैं।
तो क्या किया हमने, अब इन पॉइंट्स को जोड़ करके ही तो लाइन बनानी है, तो इनको पॉइंट्स को हमने जैसे ही जोड़ा तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ते हुए दिख गए। और ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, तो इक्वेशन थी 3 = 2x + y, वो इक्वेशन हम इस लाइन के ऊपर कहीं मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आसानी से इस काम को निपटा सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई ऐसा इशू हो जो चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। बट हाँ, कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में। ये सब चीज़ें धीरे धीरे बेटा प्रैक्टिस से आ जाती हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी अच्छे से। तो मैं अब इसको रफ कर दूँ, और मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और बुक में आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, तब तक मैं इसको रफ कर दूँ। सेकंड क्वेश्चन है, हाँ, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट डाल लीजिए आप लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। एक यहाँ मार्कर और रखा था ब्लू कलर का, ये रहा, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। ये एक पॉइंट दिया गया है, 2,14, ठीक है। इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन्स होंगी, लाइन्स की संख्या बताइए, कितनी लाइन्स होंगी जो इस पॉइंट से होकर के पास हो रही होंगी। ये पूछ रहे हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो हमने आप लोगों को कल एक कॉन्सेप्ट समझाया था, शायद कल ही बताया था, है ना, कि सपोज करो ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,14 हैं, तो इस पॉइंट से होकर के कितनी लाइनें गुजर सकती हैं। तो आपने आंसर दिया था सर, देयर मे बी इनफाइनाइट लाइन्स विच कैन बी पास फ्रॉम वन गिवन पॉइंट। एक दिए गए पॉइंट से अनंत लाइन, अनंत माने होता है इनफाइनाइट, अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो, है ना। तो इतनी लाइंस बन सकती हैं कि हम लोगों को मालूम भी नहीं है, इतनी सारी लाइंस, बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं। भाई पर्टिकुलर पॉइंट से होकर के कितनी बन सकती है, कोई पता थोड़ी ना है कितनी बनेंगी, जितनी बनाते जाओ। इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से पहले तो सवाल का जवाब हो गया कि देयर मे बी इनफाइनाइट लाइंस विच कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट 2,14। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट करा, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। 2 लाइन ऐसी बताइए, उनकी इक्वेशन बनाइए। तो कल मैंने आपको जो बात समझाई थी उस बात को मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार, आप लोग इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि ये वाली लाइन गई तो इसकी कुछ इक्वेशन होगी, ये लाइन गई इसकी कुछ होगी, ये लाइन आई इसकी कुछ होगी, मतलब डिफरेंट लाइन्स हैं तो इनकी डिफरेंट इक्वेशंस हो रही होंगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ऊपर से उड़ तो नहीं रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम तो ये समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ, बट आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो आप इस चीज़ को बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, बहुत धीरे धीरे करके समझिएगा। क्या कि जो ये जो लाइंस बनी हुई हैं, इन हर एक लाइन की एक अलग इक्वेशन होगी। अब अलग अलग इक्वेशन होगी तो यहाँ पे इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, तो इनफाइनाइट इक्वेशंस भी हो सकती हैं। बट उसने हमसे कहा है कि केवल 2 इक्वेशन बताओ। हो सकता है 3 पूछ लेता, 5 पूछ लेता, 50 पूछ लेता, कितनी भी पूछ सकता था। तो वो इक्वेशंस निकलेंगी कैसे, सवाल ये है कि वो ऐसी इक्वेशंस निकलेंगी कैसे। तो वो ऐसी, इस क्वेश्चन का आंसर वो सारी इक्वेशंस हो सकती हैं जहाँ पर 2,14 कोऑर्डिनेट डाला जाए तो वो सेटिस्फाई कर जाए। यानी कि जब हम x की जगह 2 और y की जगह 14 डालें हैं किसी इक्वेशन में, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई बोले तो LHS = RHS कर जाए। अगर ऐसा कर जाएगा तो क्या कहेंगे हम, देन वी कैन से दैट कि जो इक्वेशन है वो उसके ये सॉल्यूशंस हैं, और अगर हम वहाँ पर ये पॉइंट डाल रहे हैं तो वो सेटिस्फाई कर रही है, और वो जो लाइन होगी वो 2,14 से होकर के गुजरेगी 100%। अगर उसको एक्सटेंड किया जाएगा तो वो लाइन यहाँ से होती हुई ज़रूर जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई अब आपको। अब सुनो, ये काम करते कैसे हैं, इसको करने का मेथड क्या, वो मेथड समझो। हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से कोई भी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, x + y = ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको सिखाते हैं, डिटेल में सिखाते हैं, x + y = ठीक है। अब सुनो ध्यान से, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि हम x की जगह पे अगर 2 डाल दें और y की जगह 14 डाल दें तो इसके सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो LHS इसका और RHS इसका इक्वल हो जाना चाहिए।
तो जब आप एक बात बताओ, सिंपली इस इक्वेशन में x की जगह 2 डालो, y की जगह 14 डालो, तो 2 + 14 कितना होता है 16। तो अब आप एक बात बताओ, क्या ये एक ऐसी इक्वेशन नहीं हुई जो 2, 14 से होकर के गुजरेगी? बिल्कुल हुई, क्योंकि जब आप x की जगह 2 डाल रहे हो, y की जगह 14 डाल रहे हो, तो कितना हो रहा है 16। दैट मीन्स कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब है कि इसकी जब लाइन बनाओगे, इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनेगा, वो जो लाइन बनेगी, वो लाइन डेफिनेटली 2, 14 से होकर के पास होगी। एक इक्वेशन ही होगी, बहुत सरल सी थी। मान लो हमने 2x + y = कुछ लिखना है ना। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? तो 2x का मतलब हो गया, अब की बार x की जगह जब 2 डालोगे तो ये 2 2 = 4 हो जाएगा, और y की जगह 14 डालोगे तो 4 + 14 यानी 18। लो हमने एक और इक्वेशन बना दी। ये इक्वेशन भी जो है वो कहाँ से होकर के गुजरेगी? 2, 14 से होकर के जरूर गुजरेगी। और मर्जी है और बना दो, x + 2y = क्या? देखो सुनो, 2 डालोगे x की जगह तो ये 2 रहेगा, और y की जगह 14 डालोगे तो 14 2 = 28 + 2। 2 क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 थी, तो कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? = 30। तो अब आप डाल के देख लो, x की जगह 2 और y की जगह 14, तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराएगा। ऐसे करके हम जितनी चाहें, जितनी हमारी मर्जी हो, हम उतनी सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है, नई नई इक्वेशंस बनती जाएंगी, नई नई इक्वेशंस का फॉर्मेशन होता जाएगा। समझ पाए बात को? इस बात में कहीं कोई डाउट हो तो आप एक काम करना, कोई भी एक अपनी मर्जी से पॉइंट ले लेना। सपोज करो आपने ले लिया 5,1 है ना, और अब कह दें कि इक्वेशंस लिख दो जो 5,1 से पास हो, तो आप अपने खुद की भी प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन लिख करके। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस के कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होते हैं, ऐसे डिफरेंट आंसर्स बनाए जा सकते हैं। तो हमने ये 3 इक्वेशन पूछी गई थी, शायद 2 ही पूछी गई थी, है ना। तो हमने ये 3 लिख दी, जो तुम्हें 2 पसंद हो वो लिख देना। उसका रीज़न हमने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉब्लम है तो फिर अब बताएं ना आप हमें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या इसी में कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट देख लेता हूँ, ठीक है। कल जिन बच्चों ने कमेंट किए थे वो मैंने देख लिए थे। इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आप याद हो, आपने अगर कल के वीडियो को बहुत ध्यान से देखा था, कल की क्लास आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो उसमें मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था। अगर आप लोगों ने सही से किया होगा तो आपको मालूम होगा। इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये एनसीईआरटी ही करवा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। इक्वेशन 3y = ax + 7, तो 3y = ax + 7 है। तो ये कह रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी होगी, और पॉइंट क्या है 3,4। तो भाई 3,4 अगर पॉइंट है तो 3,4 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है, x = 3 y = 4, तो x की जगह 3 y की जगह 4 डाल दो। y की वैल्यू कितनी है 4 है, = a × x की जगह कितना डाल दें 3 + 7। आप प्यारे बच्चों को सब बात समझ में आ रही होगी जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। 3 × 4 = 12 = 3a + 7। और अगर प्यारे बच्चों ये 7 इस तरफ जाएगा तो 12 - 7 हो जाएगा = 3 है, और 12 - 7 कितना होता है आपको पता है, 5 होता है। 5 = 3 है, तो a = कितना हो जाएगा 5/3। ये 3 डिवाइड में आ जाएगा और ये 5/3 हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? a = 5/3, a = 5/3 ये क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया। आइए, इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट आप इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या रहता है कि आपके नोट्स भी तैयार रहते हैं और आपको ये चीज़ें एक बार हाथ से लिखने के बाद बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो मैं इसको अब यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहा है द टैक्सी, आप बुक खोल लीजिए, बुक में पढ़ लीजिए क्वेश्चन। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर है, वहाँ पे टैक्सी वालों का एक रूल है कि हम इस तरह से पैसे लेंगे टैक्सी से, आप अगर ट्रैवल करते हैं तो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। यानी कि पहले किलोमीटर का चार्ज है वो 8 रुपये है, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे
उसका जो चार्ज है वो 5 रुपये है। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप मान लो 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी तरफ से, तो पहले किलोमीटर के आपसे लगेंगे 8 रुपये और उसके बाद बचे हुए 9 किलोमीटर के आपसे लगेंगे 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अगर क्लियर हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए। ठीक है, तो taking the distance covered x kilometer and the total fare as rupees by, write a linear equation to this information and draw its graph also। देखो उन्होंने कहा है कि एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन कर दो और एक ग्राफ भी बना दो। ग्राफ किसका बना दो? जो इक्वेशन बनी है उसी का यार ग्राफ बना दो, बात खत्म हो जाएगी। तो सुनो मेरे भाई, क्या करना है, देखो सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि जो तुम्हारा पहला किलोमीटर है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपए लग रहे हैं? आप लिखोगे फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज़ लग रहे हैं आपसे 8, है ना, और फॉर नेक्स्ट ईच किलोमीटर, उसके बाद हर एक किलोमीटर के कितने रुपए लग रहे हैं? ₹5। यानी कि पहले किलोमीटर और हर एक किलोमीटर जो उसके बाद वाले हैं, आफ्टर दैट वाले हैं, उनका डिफरेंस कितना है? 3 रुपये का डिफरेंस है। यहाँ 8 लगते थे, यहाँ 5 लगते हैं, तो डिफरेंस कितना है? 3 रुपये। अब आप इस बात को थोड़ा सा फील करके समझिएगा। आप मान लो कि टैक्सी से जाते हो, आप मान लो कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ गए हो और जब आप रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते हो तो एक टैक्सी हायर करते हो, कुछ दूरी पर वो रहते हैं। लेट अस एज्यूम कि वो जिनके यहाँ आपको जाना है वो 10 किलोमीटर दूर हैं आपके रेलवे स्टेशन से। ठीक है, कितनी दूर हैं? 10 किलोमीटर। तो अगर वो 10 किलोमीटर दूर हैं तो आपने टैक्सी हायर की और टैक्सी वाले ने कह दिया कि पहले किलोमीटर के 8 रुपये लगेंगे एंड आफ्टर दैट कितने रुपए लगेंगे? हर एक किलोमीटर के 5। तो पहले किलोमीटर, तो आप क्या करोगे? पहले किलोमीटर के कितने रुपए दोगे? 8 दे दोगे। फिर उसके बाद दूसरे किलोमीटर के कितने दोगे? 5। फिर तीसरे के 5, फिर चौथे के भी कितने दोगे? 5। फिर 5वां किलोमीटर के भी 5 रुपये, छठे किलोमीटर के भी 5 रुपये, 7वां किलोमीटर, 8वां, 9वां और ये 10वां किलोमीटर। तो जैसे ही 10 हुए तो आप क्या हो गए? अपने रिलेटिव के घर पे पहुंच गए। तो आपने टोटल अमाउंट यही तो पे किया है अपने रिलेटिव के यहाँ जाने के लिए टैक्सी वाले को। बताओ अगर इस बात में दम है, ये बात समझ में आती है तो बताओ मुझको कि ये क्लियर है। अब सुनो, इसी बात को अगर हम आपको ऐसे कहें कि 8 रुपीज़ तो उसने ये दिए और 9 टाइम्स कितना रुपए दिए उसने? 5 रुपीज़ दिए, तो ये टोटल फेयर के इक्वल है कि नहीं है? भाई ये बताओ, ये जो वैल्यू आई है ब्रैकेट में, यही तो हमारा टोटल फेयर है। बताओ ये क्लियर है कि नहीं है? यही तो हमारा टोटल फेयर है। ये जो हमने बनाया है यही तो टोटल फेयर है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 + 9 टाइम्स 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 + 9 टाइम्स 5 विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? वो हमारा टोटल फेयर के बराबर है। एनी कन्फ्यूज़न? अब नहीं होना चाहिए बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं हम आपको ये बात। अब एक काम आप ये भी तो कर सकते थे, एक काम आप ये भी कर सकते थे कि हम इसको ऐसे तोड़ देते कि जो ये 8 है इसको हम ऐसे लिख देते, इसको हम इसी चीज़ को हम ऐसे लिख देते कि 8, ये तो एक तरीका हो गया लिखने का। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, यहाँ लिख के दिखाते हैं आपको कि हमने 8 को तो अलग कर दिया, 8 को तोड़ दिया 5 + 3 में, है ना, और उसके बाद या फिर कह सकते हैं कि 3 + 5 में तोड़ दिया। 8 को क्या लिख दिया? 3 + 5, और उसके बाद ये कितनी बार 5 था? 9 टाइम्स। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5 और 5 + 5 + 5, है ना। यही तो टोटल फेयर था। अब बताओ मुझे कि अब ये क्लियर है कि नहीं है? आप इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते थे भाई, इसको, इस पहले वाले 8 को हमने तोड़ के 3 + 5 लिख दिया और बाकी के जो 9 बार 5 लिखे हुए थे वो हमने ये लिख दिए। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 10 टाइम्स 5 और प्लस नहीं, इज इक्वल टू टोटल फेयर। क्या मैंने इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा? बताओ मुझे, इसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? ये सबको क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है सबको? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? ये तो वो है जो डिफरेंस है हर एक किलोमीटर का
और वो एक पहले किलोमीटर का वो डिफरेंस 3 रुपये था वो लिख दिया, और ये 5 क्या है, ये चार्ज पर किलोमीटर, वही तो तय कर रहा था कि हर किलोमीटर का कितना है 5 रुपये, वो किसके बराबर है, टोटल फेयर के। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई, अगर आपके दिमाग में ये पूरी बात समझ में आ गई है, तो अब देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल पाओगे। देखो क्या किया, पहले और हर एक किलोमीटर का अंतर कितना था, 3 रुपये, वो अलग लिख दो, और वो कितने किलोमीटर जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ही इज ट्रेवलिंग फॉर x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज इक्वल टू रुपीज़ बाई टोटल डिस्टेंस कवर x किलोमीटर है। तो भाई अगर एक आदमी x किलोमीटर जाता है तो कितने रुपए देगा, 5 किलोमीटर, देखो 3 रुपये जो पहले में लगने थे वो अलग कर दिए, और 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से x रुपये देगा ना, तो 5x ही तो देगा। ठीक है, अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है और हर एक किलोमीटर के 2 रुपये लग रहे हैं, तो 10 टू जा 20 रुपीज़ ही तो आप दोगे। ठीक है, तो 3 तो ये पहले किलोमीटर में जो एक्स्ट्रा लग रहा था वो अलग कर दिया, और कितने किलोमीटर गया, x किलोमीटर गया, तो 5x ही बना दिया, इज इक्वल टू ये सब मिलाकर ही तो टोटल फेयर होगा, विच इज इक्वल टू बाई। और क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल फेयर कितना है, बाई है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 3 + 5x इज इक्वल टू बाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5x माइनस बाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये बताओ मुझे। ये सबको क्लियर है? और अगर अब आपको ये वाली बात क्लियर हो गई तो ज़रा ध्यान से देखो, तो ये बन क्या रही है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन ही तो बन रही है इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन आपको रटा पड़ा है कि अब क्योंकि वो कह रहा है कि ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ मैं आपको बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ी सी हिंट कर रहा हूँ केवल। 5x माइनस बाई इज इक्वल प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था, तो मैं ऐसा करता हूँ माइनस बाई को यहीं रखता हूँ, बाकी सब कुछ मैं वहाँ भेज देता हूँ। मैंने भेजा माइनस का 5x और माइनस का 3, बोलो ठीक है, और पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई करा दो तो बाई इज इक्वल टू 5x प्लस 3 है ना, बाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 5x प्लस 3 हो गया। तो बाई इज इक्वल टू 5x 3 का ग्राफ तो तुम अब बना लोगे, क्योंकि मैंने आज की क्लास में पहला क्वेश्चन शुरुआत करवाया था वो ग्राफ से ही कराया था। तो अब आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है ना, और बॉक्स बना करके अपनी मर्जी से क्या करनी है, वैल्यू डाल देनी है। देखो ये x और ये बाई, आपने मान लो x की जगह 0 डाल दिया तो ये खत्म, तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई 3, और जब आपने x की जगह 1 डाल दिया तो बाई हो गया 8, बोलो भाई 8 होगा। और जैसे जो कि 5 बन जाए 5 + 3 और 2 डाल दिया अगर तो 5 2 जा 10 + 3 30। तो अब आप इन कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ बना सकते हो। मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा, मैं इसलिए नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करोगे, आपका ग्राफ ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, तो आप उससे ज़्यादा कुछ सीखोगे। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किए हैं, और इतना कवर कर लेने के बाद, ठीक है, इतना ही था क्वेश्चन ये है ना, इतना कवर कर लेने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 से जो कहानी शुरू होगी वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज तक कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे पढ़ते रहिएगा। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, थैंक यू।